हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बच्चों के लिए साइंस में लाइट चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो कुछ बेसिक बात पहले समझ लें लाइट के बारे में, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मिलेंगे उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं लाइट के बारे में कुछ बेसिक बात आपसे शेयर करूं। क्लास 10 बच्चों के लिए जो चाहिए, जो उसके सिलेबस में रहता है सीबीएसई क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो बेसिकली वो एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करते हैं। एनसीईआरटी में जितने सारे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं उसका मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो लाइट चैप्टर जो भी फिजिक्स में क्या है ना बच्चों की, जैसे मैं लाइट पढ़ता हूँ, कभी साउंड पढ़ता हूँ, कभी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स में मिलते हैं फिजिक्स में। तो पहले वो टॉपिक के बारे में जानो कि अगर मैं कहूँ कि लाइट, तो लाइट क्या है, साउंड तो साउंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, पहले उसको पहचानो कि ये है क्या चीज़। उसके बारे में उसका डिटेल्स तो पढ़ना ही है, लेकिन पहले उसका बेसिक बात समझना चाहिए। मैं सबसे पहले जब कोई टॉपिक शुरू करता हूँ बोलता हूँ कि भाई आप पढ़ रहे हो लाइट, तो बताओ पहले व्हाट इज़ लाइट। या साउंड पढ़ते हैं तो कहते हैं कि व्हाट इज़ साउंड। साउंड के बारे में बहुत कुछ वो बताएंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साउंड है क्या चीज़, वो नहीं बोलेंगे, बाकी सारे बात बोलेंगे। साउंड से क्या होता है, नहीं होता है, कितने टाइप के साउंड होते हैं, बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन साउंड क्या है। तो मैं जब लाइट की बात कर रहा हूँ तो लाइट से क्या क्या चीज़ होता है वो सारी बात पढ़ना तो है ही, लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको लग रहा है ना कि लाइट क्या है। हम लोग आसपास चारों बगल लाइट देखते हैं, तो ये लाइट है क्या चीज़। तो पहले बच्चों पहले डिफाइन करना चाहिए कि लाइट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट में जो किताब में लिखे हैं, आप भी पढ़ते हैं, समझिए। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, चीज़ को समझिए। चीज़ जब समझ में आएगा तो आप फायदा होगा। तो नॉलेज साउंड रखना बहुत जरूरी है। चलिए साउंड लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज जो लाइट के बारे में बोलना चाहिए वो है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का रूप है। जो साउंड बोलते हैं वो भी एनर्जी का रूप है, इलेक्ट्रिसिटी वो भी एनर्जी का रूप है। अलग अलग फॉर्म में मेरे पास एनर्जी है। विंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, बहुत तरह के अलग अलग एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो ये सब एनर्जी का ही रूप है। वैसे तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से बड़ा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है हमारे लिए। तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के एनर्जी की आप चर्चा कर लो, चाहे जिस एनर्जी की बात करो, सब वो सन के एनर्जी का ही अलग अलग रूप है। सोलर एनर्जी आए, लाइट एनर्जी के रूप में आए, हीट एनर्जी के रूप में आए। सन का जो एनर्जी हमारे पास आया वो आया सोलर एनर्जी। किस रूप में आए? ये आए लाइट एनर्जी के रूप में, और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के रूप में। ये दोनों रूप में हमारे पास आए, पृथ्वी पर आए, और यही एक कारण बन गया कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुआ। अगर पृथ्वी पर लाइफ है तो इट इज ऑल ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द सन। तो चलिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पूरी बात मैं इसमें कहूँ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sight in our eyes. It produces sensation of sight in our eyes. यानी कि ईश्वर ने हमें अलग अलग सेंस ऑर्गन दिए हैं। कुछ साउंड को पकड़ने के लिए कान दिए हैं, लाइट को पकड़ने के लिए आंख दिए हैं, हीट, प्रेशर, ये सब को पकड़ने के लिए स्किन दिए हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। इट प्रोड्यूसेस sensation of sight. It produces sensation of sight. अब ये लाइट के बारे में कुछ और बेसिक बातों को ऐड करें तो लाइट, अब देखिए ये चारों बगल बहुत सारे चीज हम लोग देखते हैं। आंख है, हम देखने के लिए है, लेकिन ये भी वर्क करेगा जब ये लाइट मिलेगा। हमने बच्चों से सवाल किए कि अगर बगल में सारे चीज हैं तो हमको दिखाई कैसे पड़ जाता है, ऐसा क्या होता है जो मुझे दिखाई पड़ता है। पहले तो पता नहीं पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो कभी पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं था या इतने एडवांस नहीं थे सब चीज़,
तो उस समय ऐसा कोई दिमाग में होगा कि आंख से लाइट निकलता है, जिस चीज पर पड़ता है वही मुझे दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब साइंस पढ़ रहे हैं तो हकीकत जो है वही लेके चलना होगा। हम लोग जानते हैं कि लाइट देखने के लिए, कोई भी चीज देखना है तो लाइट की जरूरत है। अंधेरे में मुझे नहीं दिखता, लाइट जब रहता है तभी दिखता है। तो इसका मतलब अब दिखता कैसे है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग आसपास में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, तो लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आएगा और हम उसे सेंस कर लेंगे। यानी कि पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेंगे और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आएंगे। तो जिस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगा वो चीज मुझे दिखेगा। अब मैं कुछ देख रहा हूं तो वहां लाइट पड़ रहा है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अपने आंखों में आ रहा है, इसलिए हम उसे देख रहे हैं। अब कहीं पर अंधेरा है, वहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहां लाइट जा ही नहीं रहा है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो वो मैं सेंस कैसे करूं? तो लाइट वहां पे जा नहीं रहा है और इसीलिए वहां से कुछ रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है और हम वहां नहीं देख पाते हैं। तो पहले तो इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ, तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन सेंस इट। तो और लाइट जो है कई उसके प्रॉपर्टीज हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोट भी कर लेते हैं। ये बच्चों ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले ये बेसिक बातें हैं लाइट्स के। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी स्ट्रेट कर्व में नहीं चलता, जैसे सांप चलता है ना ऐसे ऐसे, वो नहीं चलता। लाइट ट्रेवल्स एकदम तीर के जैसा चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसी को हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और यह लाइट का प्रॉपर्टी भी है कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये कोई मीडियम में ट्रेवल कर ही सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम में भी ये पास हो सकता है, ओपेक में नहीं चलते। तो ये लाइट जो है इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम, इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ये जो सन का जो लाइट मुझे मिल रहा है वो तो स्पेस से आ रहा है, तो बीच में तो वैक्यूम है, लेकिन सनलाइट तो पहुंच रहा है, तो इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। उसके बाद ये बात भी हम लोग समझते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत है। मैं बता दूं लाइट के स्पीड के बारे में, लाइट का स्पीड जो है वो बहुत अधिक है। इट कैन ट्रेवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ, इट कैन ट्रेवल विथ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आप कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर लाइट जा सकता है। इसीलिए सूरज की रोशनी जो हमें मिलता है सूरज से, सन से, वो लगभग 8.5 मिनट में पृथ्वी पर आने में लग जाता है। इतना स्पीड होने के बाद भी उसे 8.5 मिनट का वक्त लगता है। सूरज की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। चंद्रमा धरती से 3.5 लाख किलोमीटर लगभग दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, बहुत ज्यादा है। इट इज द मैक्सिमम स्पीड, लाइट से ज्यादा कोई स्पीड किसी का भी नहीं हो सकता। तो लाइट कैन ट्रेवल विथ ए मैक्सिमम स्पीड विथ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट कहते हैं कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, सब में ट्रेवल कर सकते हैं। इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड गैसेस। बट अब ये मैं सॉलिड बात करूं तो इट कैन ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मैं बताऊं बच्चों की लाइट जो पास होते हैं ना, वो मैं तीन तरह के मीडियम की चर्चा करूंगा। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हुआ, जिसमें लाइट पूरा का पूरा पास कर जाए,
व्हेन लाइट टोटली पास थ्रू द मीडियम इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट थोड़ा थोड़ा पास करे, अगर मैं व्हाइट क्लॉथ रखा हूँ, बटर पेपर रखा हूँ, तो लाइट पूरा पास नहीं करता, तो इट कैन ट्रेवल पार्शियली इन ए ट्रांसलूसेंट मीडियम। और थर्ड, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मीडियम। अब कहीं मेटल है, कहीं ब्रिक है, कहीं वुड है, तो ये सब है ओपेक मीडियम, लाइट उससे पास नहीं करता। उसके बाद लाइट से रिलेटेड मैं और एक दो पॉइंट की चर्चा करूं आपसे। तो लाइट को आप रिफ्लेक्ट भी करा सकते हो, लाइट को रिफ्रैक्ट भी करा सकते हो, और लाइट को एब्जॉर्ब भी करा सकते हो। लाइट कैन बी, it can be reflected, it can be reflected, it can be refracted, और वो उसे एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, कैन बी एब्जॉर्ब। लाइट को आप एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। तो कुछ बेसिक बातों को लेके चलना चाहिए। इतना तो बेसिक ज्ञान बच्चों रखना ही चाहिए, क्योंकि आप लाइट के बारे में अगर आपसे कोई कह दे कि आप भाई 2-5 मिनट लाइट के बारे में बात करो, देखो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई भी कह दे कि भाई लाइट के बारे में आप कुछ बताइए, तो वहां पे आपको कुछ तो बोलना होगा। कम से कम बेसिक बात, बहुत हाई फाई आप नहीं बोलोगे, कम से कम बेसिक बात तो बोलोगे। वो बेसिक बात इतना तो आपको अपलोड रखना चाहिए दिमाग में कि हम कहीं भी 10 के बीच में कुछ बात हम कह सकते हैं, तब आप ठीक हुए। अब चुपचाप खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, तो आप कितना भी नॉलेज आपको है, आप 10 के बीच में बोल नहीं पाए, तो फिर उसे तो लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। तो हम लोग पहले अपने वोकल पावर को भी बढ़ाएं, बोलने की शक्ति रखें, कहीं पर 10 के बीच में कुछ बोल पाएं, ये भी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बच्चों बता दूं, नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज की कमी रहेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप डरे डरे से रहेंगे और लगेगा कि अरे कुछ बोल दिए, गलत हो गया। आपको नॉलेज है तो सही, देखिए गलती तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अब क्या 10 बात बोलना है तो 8 गलती तो नहीं होगा, एक आध चीज गलती हो सकता है, 10 में 8 गलती नहीं हो सकता है, तब तो नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज का कॉन्फिडेंस जरूरी है। लाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो लाइट के बारे में कुछ और भी बात करते चलेंगे। तो जो सिलेबस में रहता है बच्चों, उसका मैं डिस्कस ज़्यादा करता हूँ ताकि वो किताब से आपको सारा चीज टच में रहे। अब कुछ ऐसा बात का चर्चा ना हो कि वो बिल्कुल ही किताब से हट जाए और फिर आपको अटपटा सा लगे। तो अभी एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस रहता है, वो बेसिक सिलेबस, वो सब चीज़ रहता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें जो जो चीज़ है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं लाइट का थोड़ा सा एक टॉपिक आगे बढ़ूं, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे मिलता है रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट मुझे मिलता है, वी डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या बात होता है? रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट कहीं टक्कर मारे और अपने ही मीडियम में वापस आ जाए तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर ये पास हो जाता, दूसरे मीडियम में जाता, तो मैं कहता कि रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन कहीं ओपेक बॉडी पर जो वो टकराएंगे, ओपेक जिसे लाइट पास नहीं कर सकता, जैसे कोई मेटल है, वुड है, तो ये सब पर जब लाइट पड़ेगा तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और लाइट हमने यहाँ पर एयर मीडियम से लाया, ये तो एयर है, तो हमने टॉर्च से लाइट मार दिया इस सरफेस के ऊपर में और ये लाइट अपने ही मीडियम में वापस चला गया। इसी को हम लोग कह रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो यहाँ बच्चों ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट आ रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट चला गया, बाउंस बैक कर गया, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब लगेगा तो ऐसा लाइट आपको बाउंस बैक करेगा। अब मैं यहाँ पर एक और भी टर्म ला रहा हूं, तो ये तो इमेजिनरी लाइन, आप जब अपने किताबों में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कोई लाइन मुझे दिखता नहीं है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन कंसिडर किया जाता है। तो इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पर लाइट आके, यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक्चुअली ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
तो यहाँ पर जो है, यहाँ से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाता है और ये इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। तो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आने लगता है। तो हम लोग कुछ नियम, ये रिफ्लेक्शन जो हुआ ये भी कोई नियम फॉलो कर रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ नियम लगा हुआ है, वो नियम जरूर समझना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग, तो पहला चीज कहते हैं कि ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच में एंगल बना वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो पहला लॉ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि बच्चों यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वहां इतना एंगल बनेगा, जो एंगल ये है सो एंगल ये है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है। तो मैं दूसरा लॉ का चर्चा करूं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट पे खड़ा है, वो एक ही प्लेन पर है, तीनों एक ही जगह ये टकराया है। देखो तीनों एक जगह है और एक ही प्लेन पर है। तो दूसरा लॉ क्या बन गया, देखिए किताबों में लॉ लिखे रहते हैं, प्रिंसिपल लिखे रहते हैं, बहुत चीज लिखा रहता है, उसको समझो। मैंने बच्चों से जब कभी कभी कोई लॉ पूछा तो कुछ बताते हैं, उससे मिला जुला बात बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग हुआ वो चीज बोलना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट जो मीनिंग हुआ, जो साइंटिस्ट ने उसको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश किया है, वो बात को समझो, तब ये 100% बात हुआ। तो यहां पर मैं कहूं सेकेंड लॉ क्या है, तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है एट द सेम पॉइंट। तो ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पर ये टिका हुआ है, ये सेम प्लेन पर टिका हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग रिफ्लेक्शन से लिए हैं। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझना भी चाहिए और इस डिफाइन भी करना चाहिए। अगर आप समझ गए तो ये डिफाइन भी कर सकते हो। तो डेफिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अभी ये 10th क्लास में ये छोटे छोटे सवाल तो नहीं किए जाएंगे, तो बहुत सारे अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और भी घटनाएं घटते हैं। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड तो हम हमेशा आसपास सब कुछ देखते रहते हैं। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कई बार रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जब थोड़ी सी अजीब सा लगता है कि ये कौन सा बेवकूफ जैसा प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने किताबों में देखा है, एक्सप्लेन किया है। अब बच्चे किस तरह से उसे समझ बैठते हैं पता नहीं, लेकिन सही चीज समझ। अब क्वेश्चन करता है कि व्हाई ग्रीन लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर, व्हाई रेड रोज अपीयर्स रेड इन कलर। तो हरा पत्ता हरा क्यों लगता है और लाल फूल लाल क्यों लगता है? ऐसे तो क्वेश्चन तो बेवकूफ जैसा ही लगता है, लेकिन साइंटिफिक वे में सोचो कि ये साइंटिफिकली क्वेश्चन डिजाइन हुआ है कि लाल पत्ते लाल क्यों लगते, हरा पत्ता हरा क्यों लगता है। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आगे बात बढ़ेगी तो वो सब भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों फिर अभी तो आप ये बेसिक चीज रिफ्लेक्शन के बारे में समझो, किताब भी पढ़ो। और जो मैं कर रहा हूँ क्या ना, किताब में जो लिखे हैं उस चीज को मैं समझा रहा हूँ आपको। किताब में तो लिखा ही है, आप पढ़ते भी हो, बस उसको हम थोड़ा सा इजी करके आपके सामने पेश करते हैं ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे कुछ सवाल भी आने लगते हैं बीच बीच में, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ते हो, तो प्लेन मिरर के बारे में चर्चा होती है। प्लेन मिरर में इमेजेस बनते हैं, वो भी पढ़ते हो कि इमेजेस कैसे कैसे बनते हैं। तो इमेज उसमें अपराइट होते हैं,
जितने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उतने बड़े इमेज बनते हैं, जितना दूरी वो ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से उतने पीछे में उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनते हैं। इसी में एक सवाल भी हमने बच्चों से किया, तो बच्चे जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने स्तर से कि चलो ये जवाब हम सुनते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा बच्चों, आप भी सोचिए, प्लेन मिरर में हम चर्चा तो करेंगे आपसे। प्लेन मिरर में आपने हमेशा पढ़ा कि इमेज जो बनते हैं अपराइट बनते हैं। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा पैर नीचे है, माथा ऊपर है, तो इमेज में भी मेरा पैर नीचे ही नजर आता है, माथा ऊपर नजर आता है। इसको कहते हैं अपराइट इमेज, इसको कहते हैं अपराइट इमेज, इरेक्ट इमेज। आप कभी उसमें एक सवाल में छोड़ के जा रहा हूं, आप सोचो, उसमें क्वेश्चन है कि क्या प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज को देखा जा सकता है कि नहीं, उल्टा इमेज, इरेक्ट इमेज नहीं। प्लेन मिरर में उल्टा इमेज मुझे दिखेगा कि नहीं, अगर दिखेगा तो किस कंडीशन पर दिखेगा। उल्टा इमेज, हाउ इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन ए प्लेन मिरर, दैट इज माय क्वेश्चन। आप इस पर कुछ मंथन करो, देखो सोच करके। अगले वीडियो में हम आपको और भी बात आगे बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन की चर्चा करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे, और उसमें ग्लास स्लैब से जो लाइट निकलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर आपका जो प्रिज्म होता है उससे लाइट निकलते हैं, डिस्पर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा वो सारी चीज़ें को। तो अभी आप रिफ्लेक्शन को पढ़िए, कुछ आपको इसमें कुछ डाउट्स निकले, कुछ आपको मन करे पूछने का तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आगे आप लिखिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो फिर हम आपके दिल की बात समझ नहीं पाएंगे। आप जैसे पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आगे और बढ़ाएंगे बच्चों। तब तक आप बढ़िया से पढ़िए लिखिए और तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।